हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका प्यारा एकेडमी ए स्क्वायर। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स से स्टार्ट कर चुके थे। लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने? रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ पढ़ा था एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा था। क्या होता है रेट लॉ? तो रेट ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन पे जो डिपेंडेंसी होता है उसी डिपेंडेंसी को क्या बोलते हैं? रेट लॉ बोलते हैं। और उस एक्सप्रेशन को ही क्या बोलते हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन। बस इतना ही तुमको बोलना है। कल लास्ट लेक्चर का समरी यही था। रेट लॉ एक्सप्रेशन आर इज इक्वल टू क्या होगा? के कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर। और जो ऑर्डर है वो इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, जो हम एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं। दूसरा, ऑर्डर निकालने के कल हमने दो तरीके पढ़े थे। एक तो रेट कांस्टेंट का यूनिट देख करके तुम ऑर्डर पता कर सकते हो, और दूसरा कि इनिशियल रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से रेट पे कितना फर्क पड़ता है, तुम उसको देखकर भी क्या कर सकते हो? ऑर्डर निकाल सकते हो। अगर कोई केमिकल रिएक्शन में लिखा हुआ है या तो केमिकल रिएक्शन सिंपल है या एलिमेंट्री रिएक्शन है, वैसा कोई केमिकल रिएक्शन जो एक लाइन का होता है, मतलब सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है, लेकिन कोई भी केमिकल रिएक्शन एक लाइन में मतलब सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगा या नहीं होगा, तुम कभी देख के पता नहीं कर सकते हो। तो कभी भी तुमको सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन लिखा हुआ है, उसी कंडीशन में जो ऑर्डर है वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के क्या होगा? इक्वल होगा। आज के टॉपिक ही यही हमारा आज की क्लास का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या? मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। क्या लिखते हैं हम लोग? मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब ये वर्ड ऑलरेडी तुम्हारा सुना हुआ था, मोलिकुलरिटी। तुमने कहाँ सुना होगा? तो क्लास 11th का सबसे फर्स्ट चैप्टर होता है मोल कॉन्सेप्ट, जहाँ पे तुम एटम और मॉलिक्यूल पढ़ते हो। और मॉलिक्यूल जितने एटम से मिल करके बनते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं मोलिकुलरिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। जैसे कोई एक मॉलिक्यूल है ओजोन O3, कितने एटम से मिलके बने हुए हैं? 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो उस मॉलिक्यूल की मोलिकुलरिटी कितनी हो गई? 3। कोई एक मॉलिक्यूल है H2O, कितने एटम से मिलके बने हुए हैं? 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो टोटल एटम कितने हो गए? 3। तो उसको नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज कॉल्ड देयर मोलिकुलरिटी। समझ में आया? तो सिमिलरली यहाँ पे मोलिकुलरिटी हम लोग किसकी बात करते हैं? रिएक्शन की। कॉपी पेस्ट कर दोगे कॉन्सेप्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे वही उसकी क्या होगी? मोलिकुलरिटी होगी। बोलो ना हाँ या ना। यही कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एटम और आयन पार्टिसिपेटिंग इन ए एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड एज क्या बेटा? मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी हमेशा थ्योरेटिकली क्वांटिटी होता है, इसका एक्सपेरिमेंटली कोई ताल्लुकात नहीं है। मोलिकुलरिटी कैन बी इंटीजर 1 to 3 बट इट कैन नॉट बी 0, नेगेटिव और फ्रैक्शन। लेकिन ऑर्डर 0 भी होता है, निगेटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है? फ्रैक्शनल भी हो सकता है। बोलो मेरी बात समझ में नहीं आई? तीसरी चीज कहता है एन एलिमेंट्री रिएक्शन मोलिकुलरिटी इज इक्वल टू क्या बेटा? ऑर्डर। अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री, अगर कोई रिएक्शन क्या है? तुमको पहले ही बताया था एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या? वैसा कोई रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है, वैसा कोई रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में, तो उस रिएक्शन के लिए जो स्टोइकोमेट्री है वही उसका क्या होगा? ऑर्डर। और किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो स्टोइकोमेट्री होता है वही उसकी क्या होती है? मोलिकुलरिटी। तो एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन है जहाँ पे ऑर्डर मोलिकुलरिटी के क्या होगा? बराबर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो कह रहा है ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन मोलिकुलरिटी इज इक्वल टू क्या बेटा? इट्स ऑर्डर। और दोनों स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के क्या होगा? बराबर होगा। बोलो ना हाँ ना। इन ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोलिकुलरिटी ऑफ ईच स्टेप ऑफ मैकेनिज्म इज डिफाइंड सेपरेटली। कह रहे अगर कोई केमिकल रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो रहा है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो रहा है, तो हर स्टेप का अपना मोलिकुलरिटी होगा, हर स्टेप का अपना क्या होगा? उस रिएक्शन का ओवरऑल मोलिकुलरिटी का कोई मीनिंग नहीं है। जितने रिएक्शन पार्ट में रिएक्शन कंप्लीट होंगे, हर रिएक्शन का अपना क्या होगा? मोलिकुलरिटी होगा। केमिकल रिएक्शन दो टाइप के होंगे, या तो रिएक्शन सिंगल स्टेप हो सकते हैं, या तो रिएक्शन क्या होंगे? मल्टीपल स्टेप। मल्टीपल स्टेप रिएक्शन वो होंगे जो एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होते हैं, और मेनली ऑर्गेनिक रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में होते हैं। देखो पहले अटैक करता है, कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन बनता है, फिर उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, फिर हाइड्रोलिसिस कराते हो, फिर प्रोडक्ट मिलता होगा। कई बार देखा होगा? अरे बोलो ना हाँ ना। जैसे SN1 SN2 में भी तुमने देखा होगा। तो सिंपल शब्दों में ये कहता हूँ कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में, सिंगल स्टेप में हो जाए, रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन। और कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें एक से ज़्यादा स्टेप इन्वॉल्व होगा, मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और कभी भी रिएक्शन अगर एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होता है, तो हर स्टेप का अपना सेपरेटली तुम क्या निकालोगे? मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन निकालोगे।
ये टोटल मोलिकुलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज क्या बेटा, मीनिंगलेस। हर स्टेप का अपना एक क्या निकालोगे, मोलिकुलरिटी। ओवरऑल मोलिकुलरिटी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। नेक्स्ट पार्ट है, कभी भी कोई रिएक्शन अगर एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, ध्यान से समझना, कभी भी एक रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रहा है तो उस केस में जो रिएक्शन का स्पीड होगा, उस सभी स्पीड में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा उसी पे रिएक्शन का स्पीड कंप्लीट करता है। समझो फॉर एग्जांपल, मैंने ये पेन इस बच्ची को दिया, इस बच्ची ने उस बच्ची को दिया, उस बच्ची ने आगे फॉरवर्ड किया, और हम इस लूप में इस काम को करते हैं, है ना। अब मैंने इसको दिया, ये फटाक से इसको पास कर दी, और वो थोड़ा देख के देखने लगी कि किस कैसा है नहीं है, तो स्लोएस्ट स्टेप वही हो गया ना। अब मैं इसको कितना भी पेन दे दूं, ये आगे पास करेगी, आगे उसका हाथ खाली नहीं है, तो स्पीड कहाँ डिपेंड कर रहा है, जो बच्चा पेन को रिसर्च करने लग गया। तो कभी भी अगर कोई केमिकल रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो रहा है, कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन अगर एक से ज़्यादा स्टेप में हो रहा है तो उस रिएक्शन का जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है उसी को हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, और ओवरऑल रिएक्शन का स्टेप उसी स्लोएस्ट स्टेप पे होता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, RDS ऑफ रिएक्शन। बोलो ना हाँ या ना। तो कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए तुमको अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना पड़े, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन का डिपेंडेंसी कॉन्सेंट्रेशन पे। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन समझो 3 स्टेप में हो रहा है तो जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा हम लोग स्लोएस्ट स्टेप को ही पकड़ करके रेट लॉ एक्सप्रेशन को लिखते हैं। बोलो ना हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। कह रहा है इन ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जनरली मोलिकुलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप इज सेम एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो मोलिकुलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बशर्ते उस स्लोएस्ट स्टेप में कभी भी कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए। मैं कल के क्लास में तुमको बता दिया था रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या क्या आ सकता है, रिएक्टेंट आ सकता है, प्रोडक्ट आ सकता है, कैटलिस्ट आ सकता है, क्या नहीं आएगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो ये सिंपल यही कहता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो रहा है तो जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है उसी को पकड़ करके तुम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे, बशर्ते रेट लॉ एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए। बोलो हाँ या ना। अगर उसमें इंटरमीडिएट आ गया तो तुम क्या करोगे, उसका जो इक्विलिब्रियम वाला पार्ट होगा उससे इंटरमीडिएट को सब्स्टिट्यूट कर दोगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। क्या कर दोगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इंटरमीडिएट को क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे। बोलो ना हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आई। फिर कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज कितना बेटा, 3। और कह रहा है कि मैक्सिमम मोलिकुलरिटी और ऑर्डर कितना हो सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, 3 हो सकता है। 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल अगर आपस में कोलाइड करेंगे तो वो कभी भी इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। समझो आगे हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन कब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं कोलिजन थ्योरी। क्या पढ़ते हैं, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या कहता है कि कभी भी 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे उस कोलिजन से मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, और वो एनर्जी बढ़ के अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस कर जाए तभी वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और वो केमिकल रिएक्शन फिजिबल होगा। ध्यान से समझना मैं क्या कहता हूँ। कभी भी हर केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, वही केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा जिनके बीच में कोलिजन काफ़ी इफेक्टिव होगा। समझो एक कार इधर से आ रही है, एक कार इधर से आ रही है, तो जोरदार टक्कर होगा। बोलो हाँ ना। कभी कभी क्या होता है, चौराहे पे एक कार इधर से आई, एक कार इधर से आई, तीसरा इधर से आके 2 कार कोलाइड कर जिसमें कोई तीसरा आके ठोक देता है, उसी केस में इफेक्टिव कोलिजन हो सकता है ना। कभी देखा है कि 4 कार आपस में आके कोलाइड कर गई, नहीं। मेनली तुमको ज्यादातर एक्सीडेंट या हादसे 2 कार का होता है या कितने कार का होता है, 3। कभी 3 से ज्यादा कार का देखा है क्या, नहीं। यहाँ भी कहता है कोलिजन कभी भी मॉलिक्यूल के बीच में इफेक्टिव तभी होगा जब मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। और 3 से ज़्यादा अगर कोलाइड कर दिए तो फिर वो कोलिजन तो नहीं होगा और उससे कभी भी इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा, मतलब उस कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। वो कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। क्या मेरी बात समझ में आई। अब इतना मैं पढ़ा दिया, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे किसी भी मॉलिक्यूल की मोलिकुलरिटी होती है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड देयर मोलिकुलरिटी। सिमिलरली रिएक्शन की मोलिकुलरिटी, कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज आपस में कोलाइड कर रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी कभी भी थ्योरेटिकली तुम देख के पता कर सकते हो, और रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्री चेंज करोगे तो मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बोलो हाँ ना। फिर कहता है रिएक्शन 2 टाइप के होते हैं, या तो सिंपल रिएक्शन होंगे या तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होंगे। सिंपल रिएक्शन वो रिएक्शन होंगे जो एक
एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब रिएक्टेंट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होगा जो रिएक्टेंट कुछ और बनाएगा, वो कुछ और बनाएगा, फिर वो कुछ और प्रोडक्ट बनाएगा। बोलो हाँ ना। और कभी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट तो बनते हैं, जितने स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होते हैं उससे एक कम इंटरमीडिएट बनता है। फिर कहता है अगर कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मतलब एक से ज़्यादा स्टेप में है, तो हर स्टेप का अपना मोलिकुलरिटी होगा। हर स्टेप का अपना क्या होगा? मोलिकुलरिटी होगा। वहाँ पे ओवरऑल मोलिकुलरिटी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ओवरऑल ऑर्डर की बात है, लेकिन ओवरऑल मोलिकुलरिटी जैसा कोई बात नहीं होता है। हर रिएक्शन का अपना क्या होगा? मोलिकुलरिटी होगा। अगर कोई केमिकल रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में है, तो उस एक से ज़्यादा स्टेप मतलब मिनिमम 2 स्टेप तो होगा। 2 स्टेप हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। उन दोनों स्टेप में से या जितने भी स्टेप है उसमें से जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा, जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा, पूरे रिएक्शन का रेट उसी स्लोएस्ट स्टेप पे क्या करता है? डिपेंड करता है। इसलिए कभी तुमको रेट लॉ एक्सप्रेशन भी लिखना पड़े, अगर कोई केमिकल रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, तो तुम तीनों का नहीं लिखोगे, जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है उसी का लिखोगे। एक बात का जरूर ध्यान रखना ये लिखते वक्त कि उस रेट लॉ एक्सप्रेशन में कभी भी इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए। रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट हो सकते हैं, कहोगे हाँ होंगे सर। प्रोडक्ट हो सकते हैं, कहोगे होंगे सर। इंटरमीडिएट होंगे क्या? नहीं होंगे। कैटालिस्ट हो सकते हैं। बोलो हाँ ना। फिर कहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के इफेक्टिव होने के लिए, मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए, ऑर्डर या मोलिकुलरिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है। बोलो हाँ या ना। क्या हर बच्चों के मान में ये बैठा? आगे बढ़ूँ। अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री है तो कह रहा है दोज रिएक्शन विच कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप। वैसा कोई केमिकल रिएक्शन जो क्या होगा बेटा? सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगा, उसी को क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री रिएक्शन। और उस रिएक्शन के लिए फॉर विच एक्सपोनेंट रेट लॉ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू क्या बेटा? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और ऑलरेडी हमने देख लिया इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मोलिकुलरिटी दोनों सेम होगी, और दोनों किसके बराबर होगी? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन के लिए बराबर होगी। अब ये केमिकल रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स क्या बेटा? प्रोडक्ट। एक बात और मैं तुमको बोल देता हूँ, ये केमिकल इक्वेशन दिया हुआ A प्लस बी गिव्स क्या बेटा? प्रोडक्ट। लेकिन ये रिएक्शन सिंपल है या नहीं, ये रिएक्शन एलिमेंट्री है या नहीं, हम देख के पता नहीं कर सकते। हम देख के पता, बोलो ना हाय ना, देख के पता नहीं कर सकते। हमने मान लिया कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, मान लिया। ये तुम तभी मानोगे जब इक्वेशन में ऑलरेडी दिया हुआ होगा या क्वेश्चन के वर्ड प्रॉब्लम में गिवन होगा कि फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। यहाँ पे ये रिएक्शन दिया हुआ, इट इज ए एलिमेंट्री रिएक्शन। ये क्या है? रिएक्शन एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। बोलो है ना। तो A प्लस बी गिव्स क्या बेटा? प्रोडक्ट। देन रेट लॉ विल बी, अब इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा? R इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या बेटा? B। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1 और 1, तो यहाँ पे भी कितना है? 1 और 1। और यही इसका तुम्हारा क्या हुआ? रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो स्टोइकोमेट्री है वही क्या होगा? ऑर्डर होगा। तो रुक करके सोचो एक चीज, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसका मिनिमम 1 मोल तो होगा। अरे मिनिमम 1 तो होगा। क्या एक ही मोल 0 हो सकते? क्या नहीं। तो यही कह रहा है कि 0 ऑर्डर रिएक्शन कैन नेवर बी एलिमेंट्री रिएक्शन। 0 ऑर्डर का मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 0 चला जाएगा। बोलो है ना। 0 कब जाएगा? जब स्टोइकोमेट्री 0 होगा। क्या किसी केमिकल रिएक्शन का स्टोइकोमेट्री 0 होगा? क्या नहीं। 0 स्टोइकोमेट्री का मतलब हो गया कि वो है ही नहीं। तो कभी भी 0 ऑर्डर जो रिएक्शन है वो एलिमेंट्री होगा? क्या नहीं हो सकता है। मिनिमम उसकी ऑर्डर 1 होनी चाहिए। बोलो हाँ ना। और नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन फ्रैक्शन ऑर्डर इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मोलिकुलरिटी कभी फ्रैक्शन में होगी? क्या नहीं। तो 0 ऑर्डर सॉरी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए कभी भी फ्रैक्शनल ऑर्डर नहीं हो सकता। क्या हो सकता? जब भी होगा तो इंटीजर ही होगा। बोलो हाँ या ना। लेकिन अगर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट की बात करूं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करूं, किसकी बात करूं? तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट होगा? एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होगा। कितने स्टेप में कंप्लीट होगा? एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होगा। जैसे मान लो एक केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है NO2Cl गिव्स NO2 प्लस Cl2। NO2Cl गिव्स क्या बेटा? NO2 प्लस Cl2। ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, ध्यान से समझना मैं क्या समझा रहा हूं। ये एक केमिकल रिएक्शन तुमको दिया हुआ है। बोलो हाँ ना। अब ये केमिकल रिएक्शन के आगे एलिमेंट्री लिखा हुआ है? क्या नहीं। कह रहा है ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ये कैसा रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो कितने स्टेप में कंप्लीट होगा? मिनिमम 1 से ज्यादा स्टेप, मतलब 2 स्टेप में तो कंप्लीट होगा। पहला स्टेप में क्या कर रहा है, ध्यान से समझना।
NO2Cl जो है ये क्या दे रहा है, NO2 प्लस Cl, क्या दे रहा है, NO2 and Cl, और दूसरा कह रहा है जो NO2Cl है वो Cl से कंबाइंड करके NO2 प्लस Cl2 दे रहा है। ये एक फाइनल रिएक्शन है, ये इसका स्टेप ऑफ रिएक्शन है। पहले ध्यान से समझना, इस रिएक्शन का रिएक्टेंट क्या है, इस केस का रिएक्टेंट NO2Cl, 2 ने बोलेंगे 2 तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन है, और इसका प्रोडक्ट क्या है NO2 प्लस Cl2। अब इस रिएक्शन का स्टेप 1 देखो, ध्यान से देखना, ये स्टेप क्या है 1 और ये क्या है स्टेप 2 है, बोलो है ना। स्टेप 1 इसका सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, और हमेशा किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं किसके को पकड़ के लिखते हैं, सबसे स्लोएस्ट स्टेप। तो क्या लिख सकते हैं, R इजिकल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या बेटा NO2Cl। लेकिन इस सबसे स्लोएस्ट स्टेप रिएक्शन में देखो Cl आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब Cl रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से कुछ है क्या, देखो ना, प्रोडक्ट Cl2 है, Cl है क्या, नहीं है। लेकिन इस केस में क्या आ रहा है, देखो सबसे स्लोएस्ट स्टेप में क्या आ रहा है, इंटरमीडिएट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो ना है ना। तो तुम क्या करोगे, उस इंटरमीडिएट को सब्स्टिट्यूट करोगे। लेकिन ये कब करते, जब ये रिएक्टेंट साइड होता, जब ये क्या होता, इन जनरली सबसे स्लोएस्ट स्टेप का अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन ये लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, R इजिकल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर ऑर्डर, और सबसे स्लोएस्ट स्टेप रिएक्शन है इसी का पकड़ेंगे NO2Cl, बोलो, और NO2Cl का स्टोइकोमेट्री कितना है 1, तो यही इसका क्या हो गया रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्योंकि सेकेंड स्टेप क्या है, फास्ट है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन इससे लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, इससे लिखेंगे सबसे स्लोएस्ट स्टेप। तुमको पहले मैं ये समझाया कि ये रिएक्शन दिखने में तुमको सिंगल स्टेप में ही है, लेकिन रिएक्शन एक्चुअली में मैकेनिज्म इस रिएक्शन का क्या है, 2 स्टेप में हो रहा है, बोलो हाँ ना। और जो एक से ज़्यादा स्टेप में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा आप उसी को पकड़ करके उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे, बोलो ना हाँ ना। चलो दूसरी चीज़ देख लो, पहले रिएक्शन क्या कहता है, कह रहा दोज रिएक्शन विच कंप्लीटेड इन मल्टीपल स्टेप, उसी को क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। फॉर दीज रिएक्शन मैकेनिज्म इज प्रोपोज, और मल्टीपल स्टेप रिएक्शन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मैकेनिज्म। इसलिए बार बार मैकेनिज्म आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलता है कि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। कह रहा है फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय, किससे बेटा, स्लोएस्ट स्टेप, जिसी को क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इन रेट लॉ एक्सप्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन, ध्यान से देख लो, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ क्या बेटा, सबसे स्लोएस्ट स्टेप। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आप सबसे स्लोएस्ट स्टेप में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो लोगे, लेकिन उसमें क्या आना चाहिए, इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अगर उसमें इंटरमीडिएट आया तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू से आप उसको क्या करोगे, रिप्लेस करोगे। इसलिए मैं कल के क्लास में जानबूझ के थोड़ा सा के इक्विलिब्रियम लाया था, आपको के इक्विलिब्रियम लिखने के लिए आ जाए, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट टू द पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसलिए मैं थोड़ा सा चला गया था इक्विलिब्रियम में। अब ध्यान से देखो, इसमें तुमको समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझो इस रिएक्शन में क्या कहता है। देख ध्यान से, कोई एक केमिकल रिएक्शन है, क्या है 2NO प्लस H2, 2NO प्लस 2H2 गिव्स क्या बेटा N2 प्लस H2, बोलो है ना। इस रिएक्शन का अपने को क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है, क्या निकालना है, ऑर्डर, या इस रिएक्शन का अपने को रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। क्या लिखना है इस रिएक्शन का अपने को, रिएक्शन क्या है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NO कंबाइंड विथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गिव्स N2 प्लस 2H2। अब इस रिएक्शन का कह रहा है मैकेनिज्म 3 स्टेप में हो रहा है, क्या हो रहा है, मैकेनिज्म 3 स्टेप में हो रहा है। 3 स्टेप में से कोई सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा, तो सबसे पहले पता कर लो स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, बोलो है ना। ये जो दिया है ये ऐसे दिया हुआ है, ध्यान से देखना, इक्विलिब्रियम का साइन है, ये रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड है, ये रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड है। इसलिए कल मैं तुमको बता दिया था फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मीनिंग तुम्हें समझ में आना चाहिए। अब ध्यान से देखो, रूल क्या कहता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो आप सबसे पहले उसका क्या पता करो बेटा, स्लोएस्ट स्टेप, और सबसे स्लोएस्ट स्टेप में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसको पकड़ करके आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लो। इसको पकड़ करके रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे, बोलना बेटा। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन R इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हुआ
बोलो N2O2 और क्या आ गया बेटा, हाँ या ना, इतना काम कर लिए। लेकिन रुक करके आप इसको मेन रिएक्शन से कंपेयर करो। N2O2 क्या इसमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है? नहीं है, बोलो ना हाँ या ना। H2 रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है? इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में आने वाला जितने भी स्पीसीज हैं, या तो वो रिएक्टेंट होने चाहिए, या तो वो प्रोडक्ट होने चाहिए, या तो वो कैटालिस्ट होना चाहिए। देखो ये N2O2 और H2 तो यहाँ पे है, N2O2 इसमें है क्या? इसका मतलब N2O2 क्या है? इंटरमीडिएट है। रिएक्शन इंटरमीडिएट आर दोज स्पीसीज which are formed during a multiple step reaction but they are consumed before completion of reaction। और वो कभी किसी फाइनल रिएक्शन के रिएक्टेंट या प्रोडक्ट नहीं होते, मतलब बनते तो है, उससे पहले क्या हो जाते हैं? कंज्यूम हो जाते हैं। बोलो ना हाँ या ना। तो ये क्या है आपका इंटरमीडिएट, और ये टाइप के क्वेश्चन नीट के काफी फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। अब इंटरमीडिएट को तुमको क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा। किससे? तो फास्टेस्ट स्टेप में इक्विलिब्रियम लिखना पड़ेगा। अब ये भी फास्ट स्टेप है, ये भी फास्ट स्टेप है। इक्विलिब्रियम किसका लिख सकते हैं? इस स्टेप का, इसका, इसका। इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम का साइन होना चाहिए, रिवर्सेबल रिएक्शन होना चाहिए, ये स्टेप इरिवर्सेबल है। तो अगर मैं इस स्टेप का के इक्विलिब्रियम लिखूं, क्या लिखूं? तो के इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या आ जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इसलिए मैं कल के क्लास में तुमको के इक्विलिब्रियम लिखना भी सिखाया था। अपॉन क्या आ जाएगा बेटा? NO का स्टोइकियोमेट्री कितना है? 2, तो पावर 2 आ जाएगा। अब देखो NO इस रिएक्शन का पार्ट है, अपने को किसको रिप्लेस करना है? N2O2 को। तो यहां से N2O2 की वैल्यू निकाल लो। N2O2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? के इक्विलिब्रियम इनटू NO का स्क्वायर। अब यहां पे मैं N2O2 को रिप्लेस कर दूं? बेटा बात मत कर समझने से। तो अब यहां से N2O2 को रिप्लेस कर दूं तो ये रिएक्शन का रेट क्या हो गया? R इज इक्वल टू के इंटू N2O2 की जगह क्या जाएगा? NO का स्क्वायर इंटू क्या जाएगा बेटा? अब देखो NO और H2 उस रिएक्शन का रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है। अब के भी क्या था? रेट कांस्टेंट, और के इक्विलिब्रियम भी क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया? के डैश NO का स्क्वायर इंटू क्या बेटा? बोलो हाँ ना। तो NO के रिस्पेक्ट में रिएक्शन कितने ऑर्डर का है? 2, सेकंड ऑर्डर का है। तो हो सकता है बाय लकली तुमको 2 मैच कर गया, लेकिन H2 के रिस्पेक्ट में रिएक्शन कितने ऑर्डर का है? 1। बोलो है ना। तो उस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया? 3। तो ये रिएक्शन तुमसे पूछे किस ऑर्डर का है, तो N की वैल्यू क्या हो गया? 3, मतलब थर्ड ऑर्डर का है। समझ में आया कैसे लिखना है? बोलो ना हाँ ना। मोलिकुलरिटी समझ में आया? मोलिकुलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए कैसे निकालते हैं और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कैसे निकालते हैं, हाँ या ना। अब आ जाओ, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करके देखते हैं क्वेश्चन समझ में आता है या नहीं आता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर ए रिएक्शन 2A + B गिव्स प्रोडक्ट। ये आपका मेन केमिकल इक्वेशन है। 2A + B गिव्स क्या बेटा? प्रोडक्ट। और इसका मैकेनिज्म क्या दिया हुआ है? मैकेनिज्म मैं यहाँ से फिर से लिख देता हूँ, ये दिया हुआ है 2 एटम ऑफ A गिव्स क्या बेटा? A2, जो ये रिएक्शन का कौन सा स्टेप है? फास्ट। और दूसरा है A2 + B गिव्स क्या बेटा? प्रोडक्ट। ये रिएक्शन का कौन सा स्टेप है? स्लो। अपने को क्या करना है? इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो सबसे पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन किसको पकड़ के लिखेंगे? स्लोएस्ट स्टेप को। तो बताओ R इज इक्वल टू के क्या होगा बेटा? A2 इंटू B। बोलो हाँ ना। अब देखो इस रिएक्शन में क्या इसमें B कहीं दिख रहा है तुमको? मेन रिएक्शन यही है ना। इस रिएक्शन में देखो A2 कहीं तुमको दिख रहा है? तो तुमको B तो मेन रिएक्शन में दिख रहा है, लेकिन A2 दिख रहा है क्या? तो A2 क्या हो गया? वो स्पीसीज जो फाइनल रिएक्शन का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ना मिले उसी को इंटरमीडिएट बोलेंगे। तो अपने को A2 को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब A2 को कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे बच्चे? तो तुम क्या करो, जिस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम लिख दिया हुआ है ना, उसका के इक्विलिब्रियम लिख लो। तो आप क्या लिखोगे? इसका क्या लिखोगे? क्या आ जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या बेटा? रिएक्टेंट। यहां से A2 की वैल्यू निकाल लो, तो वैल्यू ऑफ A2 क्या हो जाएगा? के इक्विलिब्रियम इंटू, क्या कुछ गलत कह रहा हूं? पुट कर दो यहां पे।
तो R इज इक्वल टू K इंटू के इक्विलिब्रियम इंटू क्या बेटा, A का स्क्वायर इंटू क्या बेटा B। ये दोनों का क्या हो जाएगा, एक नया कांस्टेंट। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, K डैश A⁻² इंटू क्या बेटा B। दिस इज योर फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब देखो इसमें प्रोडक्ट भी आए, A और B दोनों आ गया, A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2, B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1, ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। अब बाय लकली देखो यहाँ पे ऑर्डर इसके स्टोइकियोमेट्री के क्या हो गया, बराबर हो गया, बट हम इसको देख करके ऑर्डर नहीं निकालेंगे। आप जब भी करोगे तो ऐसे स्टेप से सॉल्व करोगे। बोलो ना हाँ या ना, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। कह रहा फॉर द फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड फॉर द रिएक्शन ऑफ NO विथ Br2 टू फॉर्म क्या बेटा NOBr। रिएक्शन तुम्हारा क्या है, ध्यान से समझना, NO का रिएक्शन किसके साथ है, Br2 के साथ है। तुमको क्या मिल रहा है, बैलेंस करना होगा, तो यहाँ पे कितना होगा, ये रिएक्शन इस स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, और ये रिएक्शन किस स्टेप से कंप्लीट हो रहा है, ये रिएक्शन का फास्ट स्टेप है, तो ये रिएक्शन का क्या होगा, स्लोएस्ट स्टेप होगा। क्या रहा है, इफ द सेकेंड स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, देखो लिखा भी है, मतलब सबसे स्लोएस्ट स्टेप हो गया। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO इज, NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बताओ, किसका ऑर्डर पूछा है, NO के रिस्पेक्ट में, तो सबसे स्लोएस्ट स्टेप पे लिख लूँ। इसका स्लोएस्ट स्टेप से रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू K NOBr, और क्या आ जाएगा बेटा, यही होगा। अब रुक करके देख, क्या इस रिएक्शन में NOBr2 कहीं है क्या, नहीं है, ये तुम्हारा मेन रिएक्शन है, इसमें NOBr2 है क्या, नहीं है, इसका मतलब NOBr2 क्या हो गया। क्या मेरी बात पीछे तक जा रही है, समझ रहे हो तुम। अब अपने को क्या करना पड़ेगा कि NOBr2 को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। तो NOBr2 किस स्टेप में आएगा, ये, इसका मतलब ये स्टेप कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम के फॉर्म में होगा। तो इस जो फास्ट स्टेप है इससे इसका इक्विलिब्रियम लिखेंगे बेटा, तो क्या होगा इक्विलिब्रियम, यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे अगर इससे मैं इसका के इक्विलिब्रियम लिखूं, के इक्विलिब्रियम, तो क्या हो जाएगा NOBr2 अपॉन क्या बेटा NO इंटू क्या बेटा, क्या कुछ गलत कह रहा हूं, बोलो ना हाँ ही ना। अब इससे NOBr2 को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो कितना हो जाएगा बेटा, NOBr इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम NO इंटू क्या बचे, अब इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दूं, तब यहाँ से रिप्लेस करोगे तो NO दो बार आ जाएगा, तो NO का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना जाएगा 2। बोलो हाँ है ना। क्या आगे का स्टेप तुम कर लोगे कि मैं करके दूं, कर लोगे बेटा, अगर करोगे तो मैं लिख ही देता हूँ, R इज इक्वल टू K इंटू के इक्विलिब्रियम, जिसको आप आराम से अगले स्टेप में K डैश लिख लोगे, क्या आ जाएगा NO यहाँ से और NO यहाँ से, तो NO का क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा Br2। तो अपने से NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पूछा है, तो NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो गया, सेकेंड ऑर्डर, इसलिए हमने ऑप्शन क्या टिक किया, सेकेंड। क्या बोलो मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। अब एक वर्ड आता है सूडो, सूडो फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, सूडो सेकंड ऑर्डर हो सकता है, सूडो जीरो ऑर्डर हो सकता है। कभी भी बीच में अगर सूडो आ जाए तो ऑलरेडी ये भी वर्ड तुमको पढ़ा हुआ है फिजिक्स में, काइनेमेटिक्स में, सूडो फोर्स। तो सूडो कभी भी तुमको केमिकल काइनेटिक्स में आ जाए ना, तो सूडो कभी भी आए तो एक्चुअल जो ऑर्डर है ना उससे तुम एक कम ऑर्डर को पढ़ते हो, बोलो है ना। जैसे किसी ऑर्डर का एक्चुअल ऑर्डर अगर 1 है तो उससे कम कितना होगा 0, तो उसको कहेंगे सूडो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन सेकंड ऑर्डर के काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है तो उससे एक कम ऑर्डर करोगे तो कितना हो जाएगा 1, तो कहेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो तभी आएगा जब एक्चुअल ऑर्डर से तुम एक कम ऑर्डर को, डिक्रीजिंग ऑर्डर को पढ़ रहे होगे। तुम कहोगे ऐसा क्यों, बोलो ऐसा क्यों। मान लो मैं हूं और एक तुम हो, एक मैं हूं दूसरा क्या हो तुम, हम दोनों मिलकर के कोई काम कर रहे हैं, तो अपना क्या मिल रहा है प्रोडक्टिविटी। मान लो मेरे कितने मोल थे 10, तुम्हारे कितने थे 10,000, हम दोनों ने मिल करके कुछ शेयरिंग किया, कंट्रीब्यूट किया, इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा, बोलो। मैं भी 10 रुपए दिया, तुम भी 10 रुपए दिया, 20 रुपए का एक वेपर्स लिया, दोनों शेयर कर लिया, इक्वल कंट्रीब्यूशन हुआ ना। तुम जो सोच रहे हो
तुम जो सोच रहे हो कि अरे चलो कि वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे, तो भाई 10 रुपये वाले से ले ही क्यों रहा है, फिर तुम ही उसको दे दे, समझ के देख। फिर 10 रुपये वाले से ले ही क्यों रहा है, तुम ही 50 रुपये में कुछ लेकर के, तेरे पास तो 10,000 है, मतलब तुम्हारे रिस्पेक्ट में मेरा कुछ है भी क्या। लेकिन तुम भी बहुत कंजूस आदमी, तू कहेगा नहीं बाबा इक्वल शेयरिंग करूंगा, 10 देगा तो 10 लगाऊंगा। मान लो T = T टाइम पे, ध्यान से समझना। अब मेरे तो 10 गए ना भाई, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, तुम में कोई फर्क पड़ा क्या। 10,000 में से 10 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 9,990। अब ध्यान से समझना, मैं तो कंप्लीटली बर्बाद हो गया, कंगाल हो गया। अरे बोलो ना, मेरा 100% गया और 10,000 के रिस्पेक्ट में 9,990, बताओ 1% भी है क्या, बोलो ना, है क्या। 10,000 के रिस्पेक्ट में 9,990 कितना परसेंट हुआ, 0.001% हुआ। मतलब जहां पे मैं 100% कंप्लीट हो रहा हूं, वहां पे तुम 0.001% ही हो रहे हो। मतलब कोई तुम्हारा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन देखिए, चेंज इन, तो उसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही दिखेगा ना रे। अरे बोलो ना, है ना, तुम समझ रहे हो। अगर मैं एक m के रिस्पेक्ट में, मेरे रिस्पेक्ट में रेट निकालूं तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम बहुत का दिखेगा, कहेगा ये तो पूरा का पूरा खत्म ही हो गया। लेकिन उतने ही टाइम में अगर तुम्हारा चेंज इन देखूं तो तुम्हारा चेंज ना के बराबर होगा कि नहीं होगा। मतलब किसी भी एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में दूसरा अगर एक्सेस में है तो एक्चुअल में वो भी रिएक्ट कर रहा होगा, लेकिन चूंकि इसके रिस्पेक्ट में इसका अमाउंट इतना ज्यादा है कि उसमें कोई चेंज ही नहीं दिखेगा। बोलो दिखेगा क्या, तो ये ऑलमोस्ट इसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट दिखेगा कि नहीं दिखेगा। लेकिन चेंज एक्चुअली में यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, तो इसको तुम कांस्टेंट मान लोगे ना। कांस्टेंट मानोगे तो अब रेट इसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड किया क्या, नहीं, तुम कहोगे सिर्फ यहीं पे हो रहा है। अगर समझो मैं कह दूं कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, कौन सा रिएक्शन है, ये रिएक्शन कौन सा था, एलिमेंट्री, तो तुम फटाक से इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे। क्या होगा रेट लॉ एक्सप्रेशन, R = क्या होगा, R = के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैं और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ तुम। बोलो है ना। अब मैं में तो चेंज बहुत ज्यादा गए, स्टोइकियोमेट्री ने के बराबर लिया क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन लिख दिया। तुम में कोई चेंज दिखेगा क्या, तो इसके रिस्पेक्ट में तुम क्या दिखोगे, कांस्टेंट, तो ये तुम क्या दिखोगे, तो इस कांस्टेंट को रेट कांस्टेंट के साथ ले आके एक नया कांस्टेंट बना दो। अरे बाबा ये भी कांस्टेंट ही है, ये भी कांस्टेंट ही दिख रहा है, एक्चुअली में हो रहा है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इतना स्लो हो रहा है कि कांस्टेंट ही दिख रहा है। बोलो ना हाँ कि ना। तो इसको क्या लिख सकता हूं, R = K' × M। एक्चुअली में इसके रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1, इसके रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1, सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन था, लेकिन दिख क्या रहा है, झूठा 1 ऑर्डर। क्या दिख रहा है, समझ में, झूठा वाला स्यूडो वाला फॉर्म कब लगेगा, कभी भी एक के रिस्पेक्ट में दूसरा रिएक्टेंट में अगर चेंज ना के बराबर हो जाए ना, तो उससे कम ऑर्डर को एक्चुअली में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। एक्चुअली स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर कर रहे हैं, इसका मतलब रिएक्शन एक्चुअली में सेकंड ऑर्डर का होगा। स्यूडो 0 ऑर्डर करेंगे, इसका मतलब एक्चुअली में रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का होगा। बोलो समझ में आया। स्यूडो वर्ड का मतलब क्या, कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का रेट अगर आ जाए, बोलो हाँ है ना, या रिएक्शन में कैटलिस्ट आ जाए, रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या जाए, ऑर्गेनिक पढ़ चुके हो, कैटलिस्ट वो पार्ट होता है जो पार्ट इंटरेक्ट होता है फिर बाद में रिलीज हो जाता है। चेंज के टाइम के साथ कैटलिस्ट के कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज होगा क्या, नहीं, तो भी सूडो आएगा। तो सूडो 2 ही जगह आ सकता है, कहाँ कहाँ, एक तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का अमाउंट बहुत ज्यादा हो, या रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या जाए, कैटलिस्ट आ जाए, तब तुम्हारा सूडो आएगा। बोलो ना हाँ ना। यही कह रहा है, एक केमिकल रिएक्शन इन विच, देखो एक केमिकल रिएक्शन इन विच वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, चूंकि हम लोग सूडो फर्स्ट ऑर्डर को पढ़ रहे हैं 1, बट मोलिकुलरिटी इज मोर देन क्या बेटा 1, मोलिकुलरिटी इज मोर देन 1, तभी क्या जाएगा, इज कॉल्ड एज सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अरे सेकंड ऑर्डर है, मतलब 2 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे होंगे, लेकिन एक के रिस्पेक्ट में तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, तो सिर्फ यही आए ना। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई, अरे हाँ या ना। चलो पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, इस एग्जाम्पल को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। हमने क्या लिया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो ऐसे भी
हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर तुमको ऑर्गेनिक में पढ़ना है, तुमने पढ़ा भी होगा। एस्टर होता क्या है? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ, ये एस्टर है, इसका तुम हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, मतलब रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो? वाटर के साथ। ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन होता है, तो H प्लस एरो पे है, तो ये किसके साथ काम करेगा? कैटलिस्ट के जैसा। प्रोडक्ट क्या मिलेगा तुमको? तो एक पार्ट तुमको मिलता है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच एसिड, और दूसरा पास मिलता है आर डैश ओ एच अल्कोहल। एक पार्ट एसिड मिलेगा, दूसरा पार्ट क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। बोलो हाँ या ना। अगर एक एग्जाम्पल लेकर के मैं तुमको दिखा दूं तो ये हो जाएगा CH3 सी डबल बॉन्ड ओ ओ CH3, इसका नाम होगा मिथाइल इथेनोएट। क्या नाम होगा? मिथाइल इथेनोएट। अगर तुम इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो रिएक्शन किसके साथ होगा? वाटर के साथ। H प्लस क्या है यहाँ पे? कैटालिस्ट। क्या मिल जाएगा? इथेनोइक एसिड, एंड दूसरा तुमको मिलेगा मिथाइल अल्कोहल। बोलो है ना। अब इस रिएक्शन का मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखता हूं। अब तुम क्या करा रहे हो? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो वाटर क्या है? सॉल्वेंट है या नहीं है? तो ये H2O क्या है? सॉल्वेंट है। और कभी भी तुम लेते हो तो सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में सॉल्वेंट एक्सेस में होता है, तो यहाँ पे ये जो सॉल्वेंट है ये किस में होगा? बोलो बेटा, एक्सेस में होगा कि नहीं होगा? अगर मैं इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूं, R इज इक्वल टू K CH3 सी डबल बॉन्ड O CH3, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्टर इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होगा? वाटर। रिएक्शन का रेट इस पे भी डिपेंड करेगा और इस पे भी डिपेंड करेगा। बोलो, दो मॉलिक्यूल है तो ये रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर हुआ। मोलिकुलरिटी कितनी हुई? मोलिकुलरिटी कितनी हुई? 2। और एक्चुअल में ऑर्डर भी इस पे भी डिपेंड करेगा, इस पे भी डिपेंड करेगा। मान लो ये रिएक्शन एलिमेंट्री में दे देता हूं तो होगा, लेकिन टाइम के साथ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन पे कोई चेंज दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, क्योंकि वाटर एक्सेस में है। तो चूंकि ये एक्सेस में है तो इसके रिस्पेक्ट में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम के साथ कोई चेंज दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। क्यों ये कांस्टेंट दिखेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर क्यों कांस्टेंट दिखेगा? बिकॉज वाटर इज इन एक्सेस। यहाँ पे जो वाटर है वो एक्सेस में और एज ए सॉल्वेंट है, तो ये कांस्टेंट दिखेगा। तो ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट होगा। R इज इक्वल टू क्या? K डैश CH3 सी डबल बॉन्ड O क्या बेटा? CH3। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K डैश, तो K डैश इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या बेटा? वाटर। ये जरूर याद रखना, कभी कभी तुमको ऐसे ही पूछ सकता है। अब ये रिएक्शन में ध्यान से देखो, अब एक ऑर्डर से तो H2O निकल गया, कांस्टेंट हो गया, तो मोलिकुलरिटी क्या हो गई? कम हो गई कि नहीं हो गई? इसको क्या बोलेंगे? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये एग्जांपल किसका हो गया? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में नहीं आया? कब? जब एक पार्ट जो है वो सॉल्वेंट एज ए एक्सेस में हो गया। बोलो हाँ या ना। दूसरा मैं एक और एग्जांपल करा देता हूँ। एग्जांपल नंबर 2 तुम पढ़ते होगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर या इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इसको पढ़ते होगे तुम। क्या पढ़ते होगे तुम? C12 H22O11, ये एक डाइसेक्राइड है और सबको पता होगा कि ये डाइसेक्राइड डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। इसका तुम वाटर से रिएक्शन करा दो, जिसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, और डाइसेक्राइड को दो डाइसेक्राइड आपस में लिंक्ड होते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। तुम बायोमोलिक्यूल में पढ़ोगे, किससे लिंक होते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। तो ये देते हैं C6H12O6 एंड दूसरा मॉलिक्यूल भी C6H12O6। एक को बोलते हैं, एक मोनोसैकेराइड को बोलते हैं ग्लूकोज, दूसरे को क्या बोलते हैं? फ्रुक्टोज। तो ये जो है ग्लूकोज, दूसरे को फ्रुक्टोज। ग्लूकोज जो है ये भी एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, और फ्रुक्टोज जो है ये क्या है? लिवो है। इस डेक्स्ट्रो को प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसको प्लस से और लिवो को किससे? माइनस से। चूंकि एक डेक्स्ट्रो के हाइड्रोलिसिस से दूसरा क्या मिला? लिवो, तो कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। यहाँ भी वाटर क्या है? सॉल्वेंट। ये क्या है बेटा? सॉल्वेंट। तो ये किस में होगा? बोलो हाँ या ना। तो अगर मैं इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू K C12H22O11 इंटू क्या बेटा?
आगे कहीं तुमको पता है? क्या तुम कंप्लीट कर लोगे? वाटर एक्सेस में तो वाटर पे कोई चेंज होगा या नहीं होगा? तो R-C12H22 एंड क्या बेटा, लेकिन बताओ K डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जिसका क्या है ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी ये रिएक्शन किसका हो गया? सूडो फर्स्ट ऑर्डर का। बोलो समझ में आने आया? हाँ या ना? चलो 3 कॉन्सेप्ट है, लिख लो क्या क्या है। पहला कह रहा है रिएक्टेंट टेकन इन एक्सेस कैन नॉट इफेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि वो तो बाहर हो जाएगा ना, तभी तो सूडो आ रहा है। दूसरा पार्ट कह रहा है इन ए सर्टेन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन प्रोडक्ट इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन ऑर्डर कैलकुलेशन। हो सकता है प्रोडक्ट क्या, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट तीनों हो सकता है। फिर कह रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड क्या बेटा? एक्सपेरिमेंटली। कभी हम लोग देख के पता नहीं कर सकते, देख के पता वहीं पे कर सकते हो जब रिएक्शन सिंपल हो या एलिमेंट्री हो। कोई दिक्कत? जाने से पहले आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कोई एक केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है A+2B गिव्स क्या बेटा? सी। कह रहा है इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन R क्या दिया हुआ है? R इजिकल टू K A इंटू B टू दी पावर क्या? 2। तो A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है? 1। B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है? 2। तो एक्चुअल में ये रिएक्शन कितने ऑर्डर का हो गया? थर्ड ऑर्डर। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो गया? थर्ड ऑर्डर। लेकिन क्या कह रहा है? रिएक्टेंट B इज टेकन इन क्या बेटा? एक्सेस। तो जो एक्सेस का पार्ट है वो तो कांस्टेंट दिखेगा, इसलिए मैंने कहा रेट लॉ एक्सप्रेशन में, अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन में कोई भी पार्ट अगर एक्सेस में है तो ऑर्डर उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा, क्योंकि वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो चूंकि इस रिएक्शन का डिमांड है, कह रहा है बेटा बी किस में है? एक्सेस में है, तो ये क्या होगा? तो R इज इक्वल टू K डैश इंटू क्या? तो ऑर्डर सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? ए पे। तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना होगा? 1। तो ये रिएक्शन कितने ऑर्डर के काइंड उसको फॉलो करेगा? फर्स्ट ऑर्डर को। बोलो हाँ या ना? तो हमने देखा रेट लॉ एक्सप्रेशन होते क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन होता क्या है, ऑर्डर क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में सिमिलरिटी क्या है, मतलब दोनों में डिफरेंसेस क्या है एंड सिमिलरिटी क्या है, हमने वो देखा। फिर मोलिकुलरिटी देखा एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। यहाँ तक क्लियर है? फिर हम लोग देखेंगे कि अब हम लोगों का रेट लॉ एक्सप्रेशन में रेट का कॉन्सेंट्रेशन पे जो डिपेंडेंसी है, आपको 2 ऑर्डर काफ़ी डिटेल्स में पढ़ना है, एक जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और दूसरा क्या बेटा? फर्स्ट ऑर्डर। हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कैसे करता है। आप लेक्चर को ध्यान से समझना, नोट्स प्रॉपर बनाना। ये जो लेक्चर है ये PDF कहाँ मिलेगा? आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेगा। क्लियर है? आप इतना काम कंप्लीट करके आइएगा। कल का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के रिएक्शन को। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।